हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं रोहित कुमार आज उपस्थित हूं आपके सामने मध्यकालीन भारत का अगला भाग लेकर। जैसा कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था गुलाम वंश का शासक गयासुद्दीन बलबन। तो कुछ बातें उसकी रह गई थी वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि मेरे दोस्तों आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कीजिए, वहां से वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ये आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। तो मेरे दोस्तों, आज हम गुलाम वंश का अंत करेंगे इस गयासुद्दीन बलबन के बाद। आज हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। मेरे दोस्तों, लगातार स्टडी कीजिए। और मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा, यदि आप कहीं कोई भी स्टडी चैनल देखते हैं, कोई भी, मेरा नहीं किसी और का भी, तो ये आपकी एक कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेकर बैठे। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो आपके माइंड को हिट करती है और वो चीज आपको लर्न हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। हमने आपको बताया था कि इसने ये थोड़ा, हाँ, गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपको एक बात बताएं। गयासुद्दीन बलबन एक अत्याचारी था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से क्या हुआ कि दिल्ली को उसने सुदृढ़ बनाया, मजबूत बनाया। कैसे, ये देखिए, कुछ इसके पॉइंट देखते हैं। जैसे कि सिजदा और पैबोश, सिजदा और पैबोश, ये दो क्या थे, उन्होंने ये दो एक तरीके से परंपराएं स्टार्ट की कि आप सलाम करोगे और इसके पैर छुओगे। और उसने हंसी मजाक पर रोक लगाई। ठीक है, हंसी मजाक नहीं चलेगा। कुछ उसकी ऐसी नीतियां थी जो कहीं ना कहीं अनुशासन को लेकर आती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गयासुद्दीन बलबन, इसका जो टाइम पीरियड रहा मेरे दोस्तों, 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक रहा। अप्रॉक्स 30 ईयर्स आप कह सकते हैं। भारत में नौरोज का पर्व मनाया जाने लगा। किसके टाइम में? गयासुद्दीन बलबन के टाइम में। अब इस पॉइंट को हम तो डिस्कस करते हैं। ये नौरोज का पर्व क्या है, नौरोज का त्योहार क्या है? फारस का एक नव वर्ष का शुभारंभ होता है, उसे बोलते हैं नौरोज का त्योहार। भारत में भी मनाया जाने लगा। बात करते हैं रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति से मतलब होता है कि एक तरीके से मार्टिनेट हो जाना, अनुशासित हो जाना। मतलब कहते हैं कि इस चीज में मैं मतलब एक तरीके से बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूर टाइप का मतलब अनुशासन। जैसे कि हंसी मजाक नहीं, ठीक है, हंसी मजाक नहीं। उसने तोमर्स का दमन किया, उसने तोमर्स का दमन किया। और एक बात और मैंने बताया कि दल चालीसा, जिसका वह स्वयं सदस्य था, दल चालीसा का उसने क्या किया? अंत किया। क्यों? क्योंकि वह पूरा सत्ता अपने हाथों में रखना चाहता था, इसलिए उसने दल चालीसा का भी समापन किया। तो देखिए, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। अब सेना का एक पृथक विभाग बनाया। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। उसने सेना का एक पृथक विभाग बनाया, विभाग, डिपार्टमेंट बनाया, क्रिएट किया, फॉर्म किया, जिसका नाम, भाई इसको लर्न कर लीजिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लर्न दिस फैक्ट, लर्न दिस फैक्ट। ओके, दीवान ए अर्ज, दीवान ए आरिज। मैंने आपसे क्या बोला? उसने सेना का एक पृथक डिपार्टमेंट, एक पृथक विभाग बनाया, जिसका नाम था दीवान ए अर्ज और दीवान ए आरिज। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे। उसके बाद में बात करते हैं कि देखिए क्या हुआ। एक बार की बात है कि दिल्ली का कौन था उस समय शासक? गयासुद्दीन बलबन। एक बंगाल का क्षेत्र था, कौन था? तुगरीन खां। तुगरीन खां ने विद्रोह कर दिया। किसका? गयासुद्दीन बलबन पर। उसका विद्रोह कर दिया। होता क्या है कि गयासुद्दीन बलबन क्या करता है कि
एक उसने अपॉइंट किया होता है, एक व्यक्ति इलेक्ट किया होता है जिसका नाम होता है अमीर खां। वो कहां का इक्तदार होता है? अवध क्षेत्र का। गैसुद्दीन बलबन अवध क्षेत्र के इक्तदार यानी कि अमीर खां से कहता है कि भाई ऐसा है कि उसे शांत करके आओ, जिसने हमारा विद्रोह कर दिया है, जो हमारे खिलाफ हो चुका है, जो हमसे बगावत कर रहा है, तो ऐसा करो कि तुम जाओ और उसका दमन करके आओ। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अमीर खां यह करने में असमर्थ रहता है। होता क्या है, वो लगता है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या करता है, दिल्ली का जो शासक गैसुद्दीन बलबन है वो स्वयं जाता है तुगरीन खां को, और तुगरीन खां का सर से धड़ अलग करता है। क्या बोला मैं आपसे? सिर से धड़ अलग करता है, मतलब मुंडी अलग और नीचे का मामला अलग। उसका धड़ अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लटका देता है। ये देखिए कितना खतरनाक था ये। उसका धड़ अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लटका देता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। और देखिए बलबन ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बलबन ने गुप्तचर विभाग दीवान ए बरीद की स्थापना की। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दीवान ए बरीद एक की स्थापना, दीवान ए बरीद, इस विभाग की स्थापना किसने की, आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों को आंसर करके आना है कि भाई गैसुद्दीन बलबन। क्या करके आना है? गैसुद्दीन बलबन। हम इस बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं। देखिए गैसुद्दीन बलबन के बारे में बात करते हैं। गैसुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड कितना रहा? 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक भारत में नौरोज का त्योहार मनाया गया। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई बलबन ने, जिससे क्या बोला कि दिल्ली सुदृढ़ बनी, दिल्ली सुदृढ़ बनी। ठीक है, देखिए सेना का एक पृथक विभाग बनाया गया जिसका नाम क्या था? दीवान ए अर्ज। कुछ लोग कहते हैं दीवान ए आरिज, दोनों ही सेम है, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, क्या हुआ, एक बार दिल्ली से गैसुद्दीन बलबन और बंगाल से तुगरीन खां, तुगरीन खां ने गैसुद्दीन बलबन का विरोध किया तो उसने भाई, जो गैसुद्दीन बलबन ने कहा अवध वाले क्षेत्र के इक्तदार से कि भाई ऐसा है कि वो विद्रोह कर रहा है, उसका दमन करके आइए। ये भाई सब असफल रहते, क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। तब दिल्ली का गैसुद्दीन बलबन खुद स्वयं जाता है, किसके आक्रमण करके, आक्रमण किया किसके ऊपर? तुगरीन खां के ऊपर। और इस बीच क्या होता है कि तुगरीन खां हार जाता है और तुगरीन खां का सर से धड़ अलग कर देता है, और उसका धड़, तुगरीन खां का धड़ अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लटका दिया जाता है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उसका धड़ अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लटका दिया गया। और एक विभाग, गुप्तचर विभाग, बलबन ने गुप्तचर विभाग की क्या की? स्थापना की, और जिसका नाम क्या था? दीवान ए बरीद। देखिए अब स्थापना होती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश अब आता है इसके बाद, गुलाम वंश के बाद। जैसा कि मैंने बताया, गुल खिला तो सैयद लोदी मिले, गुल गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। हम स्टेप बाय स्टेप सबकी स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, खिलजी वंश जो रहा है उसका टाइम पीरियड रहा है 90 से 20 तक, ज्यादा लंबा नहीं रहा, 30 इयर्स तक। इंपॉर्टेंट है ये। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, खिलजी वंश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे प्रथम पहला शासक जो रहा है जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोला मैंने आपको? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है? 1296 से लेके 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक, अर्थात 6 इयर्स तक रूल करता है। अगर पूछा जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, यानी कि कौन? जलालुद्दीन खिलजी। वैसे अगर आपसे पूछा गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर इल्तुतमिश
और कुतुबुद्दीन ऐबक में ऑप्शन आए और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आप विदाउट एनी डाउट आप टिक करके आएंगे या आप स्ट्रगल करके आएंगे किस पर? इल्तुतमिश पर। उसी प्रकार से खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी द्वारा दिल्ली से किलोखड़ी को 1 वर्ष तक केंद्र बनाया गया। किलोखड़ी एक क्षेत्र है, इसे 1 वर्ष तक केंद्र बनाया गया। खिलजी का एक मेन मोटिव था क्या? कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। देखिए मेरे दोस्तों, खिलजी द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई। बात करते हैं 2 वर्ष की। अपने शासन के 1 वर्ष बाद यानी 1291 में और 1292 में, 1291 में जलालुद्दीन खिलजी हार जाता है। किससे? रणथंभौर यानी कि रणथंभौर पर आक्रमण करता है। रणथंभौर पर आक्रमण करता है और उस समय जो रणथंभौर के शासक थे, मेरे दोस्तों देखिए मैंने आगे इसकी चर्चा की है, उस समय जो रणथंभौर के शासक थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, रणथंभौर के शासक, चलिए बताएंगे आपके टाइम आएगा तो। रणथंभौर के शासक पर क्या होता? वह रणथंभौर पर कब्जा नहीं कर सका। 1291 में क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी क्या हुआ? रणथंभौर पर क्या नहीं कर सका? वह जीत नहीं सका उसे। लेकिन क्या होता है कि भाई इस नीति को दोबारा लागू करता है। क्या करता है कि 1292 में क्या करता है भैया, वो फिर अटैक करता है, बोलता है अब हम जीतेंगे। लेकिन क्या होता है, फिर से क्या होता है, 1292 में पुनः जलालुद्दीन खिलजी हारा। जलालुद्दीन खिलजी एक बात बोलता है, इस बात को लर्न कर लीजिए। रणथंभौर जैसे, क्या बोलता है वो? रणथंभौर जैसे 10 किले, क्या बोला मैं आपसे? रणथंभौर जैसे 10 किले मेरे एक भी सैनिक के सिर के बाल के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी बात बोली इसने। मैं बोला कि रणथंभौर जैसे 10 किले, क्या बोला? रणथंभौर जैसे 10 किले मेरे सैनिक के, मेरे एक सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं है। घमंड देखिए भाई साहब में कितना भरा हुआ है। ये बात हुई। अब एक और बात होती है इस बीच में, क्या होता है, एक और बात होती है कि दिल्ली का शासक कौन था? कौन था भाई? जे के मतलब जलालुद्दीन खिलजी। मंगोल का लीडर कौन था? अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां दिल्ली का जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, वह आक्रमण करता है अब्दुल्ला खां पर। और इसमें क्या होता है, इसका परिणाम क्या रहता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों? दिल्ली का शासक जीतता है और अब्दुल्ला खां हार जाता है, मंगोल शासक है। लेकिन एक व्यक्ति था उल्लू खां, इनका बहुत ही क्लोज था। उल्लू खां के नेतृत्व में कुछ मंगोल, उसकी सिफारिशों पर क्या होता है कि कुछ मंगोलों को दिल्ली में बसने की अनुमति मिलती है। वह दिल्ली में कहां रहते हैं? मंगोलपुरी। कहां? मंगोलपुरी के नाम से पॉपुलर था उस समय। तो वो वहां पर इस समय मतलब एक तरह से उनको रहने का स्थान प्राप्त होता है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन खिलजी, इसके भतीजे की, चाचा और भतीजा। देखिए जलालुद्दीन खिलजी, हम बोलते थे जलालुद्दीन खिलजी के लिए जेके और गयासुद्दीन खिलजी के लिए बोलेंगे हम जीके। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी माफ कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत हुआ यहां पर। अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, माफ कीजिएगा। देखिए आपके क्या था, जलालुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एक है। हम एक और जेके बोलेंगे, ठीक है? एक कौन था? एक जो था जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। एवं इसके बचपन का नाम अली गुरु शास्य था। क्या नाम था? रट लीजिए, इस बात को लर्न कर लीजिए, गुरु शास्य था। अलाउद्दीन खिलजी
शासक बनने से पहले का, यानी कि इलाहाबाद क्षेत्र का गवर्नर था। आप दोस्तों, मेरे साथियों, बातों को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कीजिए और यहीं पर लर्न करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक और अपनी कॉपी और पेन जो भी आपके पास है उसको लो और उसको लिखो। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात बड़ी पॉपुलर हुई कि यह विश्व विजय का सपना रखता था। यह क्या रखता था? विश्व विजय का सपना रखता था। और इसे द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्रदान की गई। इसने द्वितीय सिकंदर की, दूसरा सिकंदर कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण किसने करी, दो ऑप्शन आएंगे आपके, कौन कौन से? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको विदाउट एनी डाउट, कुछ बिना तो समझे आपको कहना है कि भाई ना, अलाउद्दीन खिलजी जो था वह विश्व विजय का सपना रखता था और इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। इसके द्वारा, क्या बोला मैं आपसे, इसके द्वारा किए गए आक्रमण, कुछ आक्रमणों की चर्चा करते हैं। देखिए, एक आक्रमण किया गया 1299 में। कब किया गया? 1299 में। दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। क्या करता है कि भाई, जो देखिए, गुजरात का शासक कौन था? बघेला कर्ण। और इसका मंत्री कौन थे? माधव। क्या होता है कि जो माधव है, किसका? गुजरात का शासक। गुजरात के शासक का मंत्री माधव जो होता है, वह मिलने आता है अलाउद्दीन खिलजी से। तो इनकी क्या होती है? मिली भगत हो जाती है। मतलब ये बगावत करता है। कौन? ये बगावत करता है। देखिए मेरे दोस्तों, ये बगावत कर रहा है तो क्या होता है? ये मिल जाता है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। इसी बात का फायदा उठाता है अलाउद्दीन खिलजी और वह क्या करता है? उलुग खां और नुसरत खां समेत सेना को भेजता है। और क्या होता है? जीत होती है अलाउद्दीन खिलजी की और गुजरात का जो शासक है बघेला कर्ण, उसकी हार होती है। तो कहीं ना कहीं जो हार का कारण बना वो बना धोखा। तो इसका जो पहला आक्रमण जो था वह सफल रहा 1299 का। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसके बाद क्या होता है कि जो इसके चाचा के साथ हुआ था, बोला कि ना ना ना, अपने चाचा का तो बदला मैं लेकर ही रहूंगा। बोले ये कोई बात हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि उसका चाचा कौन था? बिल्कुल ठीक, बहुत सही। ये देखिए, गयासुद्दीन नहीं, माफ कीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है 1291 में और 1292 में। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, 1291 और 1292 में दोनों ही बार हार होती है। ऊपर से भाई साहब जनाब आलम क्या कहते हैं? ना ना ना, रणथंभौर जैसे 10 किले मेरे एक सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं है। भाई साहब फिर भी हार रहे हैं, आप देख रहे हो। तो हुआ क्या कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है? भाई करता है आक्रमण। हाँ, शासक का नाम याद आया, हमीर देव चौहान। बहुत पराक्रमी थे। मैं क्या बोला आपसे कि उसके चाचा ने इन पे आक्रमण किया, लेकिन इनसे वो नहीं जीत पाया। क्या हुआ? नहीं जीत पाया। तो उसी बात का बदला लेना चाहा कि भैया ऐसा है। उसके 3 कारण थे कि वह आक्रमण क्यों कर रहा है रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान पर 1301 में। हुआ क्या? उसके 3 कारण थे। उस कारण के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, रणथंभौर का शासक जो हमीरदेव चौहान था, वह टैक्स देना उसने बंद कर दिया। जैसे कि जो सेंट्रल था ना, कहां से खाते थे ये लोग? अन्य राज्य थे, शक्ति ज्यादा थी, तो ये टैक्स उनसे लेते थे। ये ऐसा है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे आपके राज्य पे। क्या बोलते थे? हम आपके आक्रमण राज्य नहीं करेंगे, आपको हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और भाई राजा को थोड़ा सहमत होना पड़ता था। तो वही बात थी कि रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान ने क्या हुआ कि टैक्स देना बंद कर दिया था। किसका?
अलाउद्दीन खिलजी का। और एक बात थी, एक ही जो था अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता, तो 2 बार हराया था ना जलालुद्दीन खिलजी के लिए, तो उसकी हार का बदला लेना चाहता था। बोले हमारे चचा को हराया, किसे हराया? चचा को हराया, हम तो हार का बदला लेकर ही रहेंगे। और एक खतरनाक बात होती है, देखिए, महमूद शाह की शरण हमीर देव के यहां, यह पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखिए भाई साहब, फिर बताना चाहूंगा कि रणथंभौर का शासक जो था कौन था? हमीर देव चौहान था। और इसके ऊपर आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1301 ईस्वी में। कारण क्या थे भाई? रणथंभौर के शासक ने क्या हुआ था कि जो हमीर देव चौहान थे उन्होंने भैया टैक्स देना बंद कर दिया, कर देना बंद कर दिया। दूसरा कारण क्या था कि भैया एक जो था जेके की, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था, मतलब भतीजा चाचा की हार का बदला लेना चाहता था। और तीसरा कारण क्या था कि महमूद शाह की शरण होती है किसके यहां? हमीर देव के यहां। और मैंने आपसे बोला कि यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझाते हैं क्या बात हुई थी। थोड़ा पानी पी लें, बड़ा गला सूख रहा है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महमूद शाह की शरण हमीर देव के यहां होती है। ये मैटर क्या था? ये मैटर भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट लेके आएगा। और मुझे पता कहीं ना कहीं आपको इन्हीं बातों में इंटरेस्ट आता है, जो अगर थोड़ी बात हो जाए तो फिर बात ही क्या है। देखिए, इन 2 दिनों को देखकर आप समझिए गए वो क्या कांड हुआ होगा। देखिए होता क्या है, ये एक का दरबार है। कहानी सुनिए, एक का दरबार। एक दरबार में मंत्री और रानियां, उनकी बीबियां थी। एक कई बीबियां होंगी उनकी, रानियां बैठी हुई हैं। और एक तरफ मंत्री है मसूद शाह। जो एक की जो वाइफ थी उसका नाम था चिमना बेगम। क्या नाम था? चुमना नहीं है, चिमना। हाँ, काम मैंने चुमना वाला ही किया, चिमना बेगम, यानी कि चिमना बेगम। तो देखिए, ये इधर बैठे हैं, ये इधर बैठे हैं। कौन? मसूद शाह। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, इन दोनों का मन कुंवारा हो गया। देखिए, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी बीवी है, उसकी बीवी का दिल आ जाता है किसके ऊपर? मसूद शाह, ये कह दीजिए मसूद शाह का दिल आ जाता है उसकी बीवी के ऊपर। और भैया दोनों ही मामला सेट कर लेते अपना। हाँ, बोले अपना मामला हो गया सेट। अब अपना मामला हो गया सेट, तो दूसरे मतलब दोनों ही क्या करते? प्लान करते हैं एक को मारने का। मतलब ये देख रहे हो आप क्या हो क्या रहा है? मेरी बातें पहले से हो रही है, देख रहे हो, ये बातें पहले भी होती थी। ठीक है, दोनों ने प्लान किया एक को मारने का। तो हुआ क्या कि भैया एक को ये पता चलता है कि हमारे पीठ पीछे मामला सेट हो गया है। और भैया जब मामला सेट हो गया है तो उसे पता चला, अब भैया वो तो पड़ गया पीछे किसके? मसूद शाह के। और मसूद शाह कहां भागते हैं? हमीर देव के यहां। कुछ याद आ रहा है शरण वाला काम? हाँ, मंगोल शासक चंगेज का मंगवर्नी, चंगेज खां की लड़की से प्यार हो जाता है मंगवर्नी के लिए। और ये बात बदलती है चंगेज खां को, चंगेज खां पीछे पड़ जाते हैं मंगवर्नी के। मंगवर्नी जाते हैं इल्तुत की शरण में। इल्तुतमिश कहते हैं भैया ना ना ना, ये हमसे ना हो पाएगा, हमारे बस की बात नहीं है कि हम चंगेज खां से दुश्मनी मोल ले। लेकिन यहां उल्टा हो गया। यहां क्या हुआ कि भैया जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है वो पीछे पड़ता है मसूद शाह के। मसूद शाह भागते हैं किसके शरण में? हमीर देव चौहान के। हमीर देव चौहान ने मना नहीं किया, उन्होंने ना ना ना, चाचा को हराया है, भतीजों को भी हराएंगे, आप हमारे शरण में आए हो। तो हुआ क्या, यही शरण वो ले लेते हैं। ये मना नहीं करता और मसूद शाह को अपने यहां शरण देता है। होता क्या है, कहते ना दगा, दगा किसी का सगा नहीं है। भाई बात होती है कि यहां पर क्या होता है, सेनापति होते हैं 2, रणमल और रतिपति। ये विश्वघात करते हैं हमीर देव चौहान से।
यही हार का कारण बनता है। किसका? हमीर देव चौहान का। बगावत, धोखा। और एक बात बताएं कि होता क्या है, इनकी पत्नी का नाम होता है रंगा देवी। क्या नाम होता है? रंगा देवी। होता क्या है, रंगा देवी जब आक्रमण करता है तो कहते हैं कि हुआ क्या कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वह कहा जाता है रंगा देवी इन पे प्रेशर करता है कि भी ऐसा 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 ऐसा, मामला सेट, मामला सेट। लेकिन नहीं, रंगा देवी अपने सतीत्व को बचाने के लिए अपना जौहर करती हैं। और जो हमीर देव चौहान है वो क्या करते हैं, वह केसरिया करते हैं। देखिए, हमीर देव ने केसरिया किया और रंगा देवी ने जौहर किया। बताएं कि केसरिया क्या होता है कि युद्ध में लड़ते हुए मौत को प्राप्त हो जाना केसरिया कहलाता है। और रंगा देवी ने जौहर किया अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया। और केसरिया और जौहर को मिलाकर ही बोलते हैं शाका, शाकाल नहीं, शाका। तो मेरे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक स्पीड से, बहुत तेजी से हम इसका रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और जिसको नहीं हुआ है वो अब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, गयासुद्दीन बलबन के बारे में मैंने बताया कि 1266 से लेकर 1287 शासन रहा। ठीक है, भारत में नवरोज का त्योहार मनाया जाने लगा। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इस नीति से क्या हुआ कि दिल्ली बहुत सुदृढ़ हुआ। ठीक है, सेना का पृथक विभाग यानी कि बनाया गया, जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता है। ठीक है, बात करते एक बार क्या हुआ। दिल्ली का शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। बंगाल का शासक कौन था? तुगरीन खां। बंगाल के शासक ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया गयासुद्दीन बलबन के खिलाफ। हुआ क्या कि भाई, ये कहते हैं अवध क्षेत्र के इक्तदार से अमीर खां से बोले भैया ऐसा है कि आप जाओ और उसका दमन करके आओ। लेकिन ये लोग असफल रहते हैं भैया, असफल रहते हैं। स्वयं जाता है, तुगरीन खां का सर से धड़ अलग करता है और धड़ उसका अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लटका देता है। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे कहा गया दीवाने वरीद। खिलजी वंश, बात करते हैं, खिलजी वंश प्रारंभ हो चुका है। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहा, शासन जो काल का समय रहा, कितना रहा? 1290 से लेके 1320 तक यह वंश इतने समय तक रहा। सबसे पहला शासक कौन आया? जलालुद्दीन खिलजी आया। इसका शासन काल रहा 1290 से लेकर 1296 तक, 6 वर्ष। और कई बातें, इससे खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। इन जनाब ने क्या किया? इसका जो एक नीति थी, वो नीति क्या थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसने यही नीति अपनाई। क्या होता है, इस नीति को अपनाने के लिए क्या किया? अपना साम्राज्य बढ़ाता हूं। तो इसने रणथंभौर के शासक यानी कि हमीर देव चौहान पर इसने क्या किया? आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रहा। 1291 में किया, उसमें भी हार मिली। और 1292 में मिला, तब भी इसको हार मिलती है। उसके बाद जनाब आलम क्या कहते हैं कि ना, मतलब जो क्या नाम है इसका, जो रणथंभौर है, माफ कीजिएगा, रणथंभौर जैसे 10 किले, क्या बोला? रणथंभौर जैसे 10 किले मेरे एक सैनिक के एक बाल के माफिक नहीं है, एक बाल के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी बात, और फिर भी जनाब आलम हार रहे हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि दिल्ली का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। मंगोल अब्दुल्ला आक्रमण किया, छोटी सी बात है, हार जाते हैं। इससे क्या हुआ कि उलुग खां के नेतृत्व में कुछ मंगोल दिल्ली में बस गए। कहां बसे? मंगोलपुरी में। ठीक है, अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बहुत ही पॉपुलर शासक रहा। देखिए, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये रहा। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, लगभग 20 साल ये रहा। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था ये। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एक जेके का भतीजा था। और इसके बचपन का नाम अली गुरु शास्य था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कड़ा यानी कि इलाहाबाद क्षेत्र का गवर्नर था। और दोस्तों देखिए मेरे साथियों, ये विश्व विजय का सपना रखता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन विश्व विजय का सपना रखता था, तो भैया सीधी सीधी बात है, अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय का सपना रखता था। इसलिए इसने सेकंड सिकंदर की, जेंडर एक्जेंडर बोलते हैं क्या,
द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। क्या हुआ, इसने इसके द्वारा किए गए आक्रमण, जो पहला आक्रमण कब तक किया गया था, 1299 ईस्वी में किया गया था। इसने कहा गया था तो गुजरात के शासक बघेला कर्ण, और बघेला कर्ण का जो मंत्री था कौन था, माधव मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी से, यही इसकी हार का कारण बनता है। और दोस्तों देखिए रणथंभौर का आक्रमण, रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 ईस्वी में। आक्रमण करने का कारण क्या था भैया, ऐसा है कि जो रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, और कहीं ना कहीं इसके मन में यह भी था अलाउद्दीन खिलजी के कि इन्होंने मेरे चाचा को हराया है जलालुद्दीन खिलजी के लिए, उस हार का बदला भी इसे लेना था। और तीसरी बात क्या हुआ था कि मसूद शाह की शरण हमीरदेव के यहाँ। मैंने आपको बताया कि मसूद शाह कौन था, मसूद शाह कौन था, हुआ था क्या कि एक बार ए के जे के उसकी रानियां बैठी हुई थी और उसका मसूद शाह मंत्री, क्या हुआ कि आंखों ही आंखों में सारा हो गया। चिमना बेगम उसकी पत्नी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी और मसूद शाह के बीच में मामला सेट हो जाता है, इश्क हो जाता है, इसके दीदार हो जाता है। तो क्या हुआ, दोनों ने प्लान किया एक को मारने का। भैया ये बात चलती है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, बोले अच्छा ऐसा हमारे पीठ पीछे हमारी, वाह जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो भाई, खतरनाक। तो हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ कि एक क्या होता है, वो आपका मसूद शाह का पीछा करता है। मसूद शाह किसकी शरण में आता है भैया, हमीरदेव चौहान किया। मना करने की जगह कहते कि ना तुम्हारी शरण में आओ। भैया क्या होता है कि जो उसके सेनापति होते हैं रणमल और रथपति क्या होते हैं, विश्वासघात करते हैं, यही उनकी हार का कारण बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि क्या हुआ कि हमीरदेव चौहान ने, जो हमीरदेव चौहान है उन्होंने क्या किया, अपना केसरिया किया। और उसने उसकी पत्नी, उनकी पत्नी यानी कि रंगा देवी ने अपने सतत्व को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जौहर किया। और केसरिया प्लस जौहर को क्या कहा जाता है, शाका कहा जाता है। मेरे दोस्तों यदि ये आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, तो इसको आप लाइक कीजिए। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आई होप ये सेशन आपने एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मैं आपको PDF दे ही रहा हूं कि आप PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप मेरे आई बटन में जाइए, वहां से आप उसका PDF का लिंक मिलेगा, वहां से आप PDF फ्री ऑफ कॉस्ट गेट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे दोस्तों, आप नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए, उसको लिखिए, PDF भी मिलेगी और उसको भी देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको लर्न तुरंत होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।